हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन वाला बुक। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाले बुक से आप सभी रूबरू हैं। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में आप एक्चुअली पढ़ते क्या है। आपको लगता है कि पॉलिटिकल साइंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के अकॉर्डिंग खाली एक लॉ एंड ऑर्डर वाला सब्जेक्ट है। तो नहीं, पॉलिटिकल साइंस खाली लॉ एंड ऑर्डर वाला सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे सोसाइटी से रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करती है, और इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही कोई देश बनता है, कोई सिस्टम चलता है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके क्लास 11 के सेकेंड बुक में है, दैट इज द पॉलिटिकल थ्योरी, राइट। तो आज हमारा जो पहला चैप्टर होगा इस वीडियो में, दैट इज द पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। ओके, तो पॉलिटिकल थ्योरी, अब आप लोगों को लगेगा मैम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट तो समझ में आता है कि हमने पॉलिटिकल साइंस को साइंस बोला हुआ, लेकिन अब ये पॉलिटिकल साइंस में थ्योरी और क्या प्रैक्टिकल अलग अलग है। तो भाई सबसे पहले हम समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी। थ्योरी का मतलब क्या होता है ये हम जानेंगे। तो थ्योरी का मतलब होता है आपका सिस्टमेटिक एनालिसिस। तो स्टूडेंट, सिस्टमेटिक एनालिसिस जो है ना वो हर सब्जेक्ट में होता है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, हर चीज में हम ना सिस्टमेटिकली एनालिसिस करते हैं। ठीक है, हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया हिस्ट्री, बाद में हम फिर पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट में आएंगे कि अगर हमने सबसे पहले लिया हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में कैसे अगर इस तरह से सिस्टमेटिकली हम एनालिसिस करेंगे। तो भाई हिस्ट्री में सिस्टमेटिक एनालिसिस होता है कि मान लो किसी एम्पायर को लिया हमने, फॉर एग्जाम्पल मुगल एम्पायर ले लिया। तो अगर मुगल एम्पायर लिया तो हम सबसे पहले मुगल एम्पायर में क्या किसी भी पीरियड में चले जाएंगे? नहीं, हम तो सबसे पहले ये जानेंगे ना कि मुगल एम्पायर का फाउंडेशन कैसे हुआ, किसने मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश किया, और उसके बाद आगे करके एक के बाद एक कौन से राजा आए उसमें, ठीक है, और उसके बाद किस एम्पायर ने क्या वहां पर नया सिस्टम लागू किया। जब हम इस तरह से पढ़ते हैं किसी चीज को टाइम के बेसिस पर, पीरियोडिक बेसिस पर, एकदम सिस्टमेटिकली, तब हम उसे कहते हैं थ्योरी। तो आज हम यही शुरू करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस में, और पॉलिटिकल साइंस का पहला जो टॉपिक ही है आपका, जो आपकी बुक के नाम पर ही है, पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसे हम स्टडी करेंगे, और इस चैप्टर का नाम ही है आपका पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। तो चलिए आगे पहले हम चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें हम किस तरह से अपना स्टडी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट कहा गया है दैट ह्यूमन बीइंग्स, जो हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग यूनिक है। व्हाई वी आर यूनिक? व्हाई एज ए ह्यूमन बीइंग वी ऑल आर यूनिक? तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग यूनिक क्यों है स्टूडेंट? हम एज ए ह्यूमन बीइंग यूनिक है टू एस्पेक्ट्स में। We as a human being are unique in two respects. What are those two respects जिसके बेसिस पर हम यूनिक है? What are two respects? तो आपको वो two reasons आपको मेंशन करना पड़ेगा जिसके बेसिस पर हम क्या बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो आपका यूनिक है। तो why human beings are unique? Two reasons दीजिए कि ह्यूमन बीइंग यूनिक है। तो obviously that what is the reason? That we have the ability to reflect our action. We have whatever we are doing that have some reason. For example, today I am teaching you. Today I am recording this video. इस वीडियो को रिकॉर्डिंग करने के पीछे रीजन क्या है? To teach you all. और आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपके सब्जेक्ट का पार्ट है, इसलिए आप पढ़ रहे हैं। यानी आप जो भी काम करते हैं उसमें आपके पीछे रीजन देते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होगा? नंबर 1 होगा they possess what? They possess reason. Who possess reason? The human being possess reason. सबसे पहले हमारे पास में रीजन होता है किसी काम को करने का। अब रीजन तो हमने देख लिया, सेकेंड हम क्या करेंगे, हमारे पास में अब उसको रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी भी तो होनी चाहिए। So the second aspect is what? The ability. Ability to what? Ability to reflect what we are actually going to reflect. We are going to reflect our own actions, right? तो हम जो भी काम करते हैं, ह्यूमन बीइंग जो भी काम करते हैं, for that human being possess reason, उसके लिए ह्यूमन बीइंग रीजन पोज करते हैं,
एंड द एबिलिटी टू व्हाट, एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शन, कि हमने जो भी एक्शन लिया है उस पर हमें रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी होती है। तो ये दो ऐसे रेस्पेक्ट्स है जिस पर एक्सपेक्ट है, जिस पर हम लोग जो है बाकी लोगों से अलग है। बाकी लोगों से मीन्स व्हाट, दैट इज वन इज एनिमल किंगडम एंड अनदर इज ह्यूमन बीइंग, राइट। तो हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे हम क्या देते हैं, उसके पीछे हमारे पास रीजन होता है। और नेक्स्ट क्या है, वी हैव द एबिलिटी टू reflect on their action, means the people having the ability to reflect on their action. Next क्या है, another aspect, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि इन दो एस्पेक्ट में कि हम किसी काम को करते हैं विदाउट एनी रीजन, हम कोई काम नहीं करते, और जो भी हम करते हैं उसको हमें अपने एक्शन में दिखाना आता है। इसके अलावा हमें क्या चीज सबसे यूनिक बनाता है, what actually make us unique, तो जो चीजें हमें यूनिक बनाती है वो यूनिक बनाने वाली चीज क्या है, दैट वी हैव लैंग्वेज, राइट। आज मैं आपको जो इस क्लास में पढ़ा रही हूँ ये कैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, लैंग्वेज के थ्रू। तो हमारे पास लैंग्वेज है, दिस मीन्स दैट वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। हम जो बोल रहे हैं वो आप समझेंगे और आप जो बोलेंगे वो हम समझेंगे। अगर हमारे पास लैंग्वेज ना हो तो ये पॉसिबल ना हो। तो ह्यूमन बीइंग के पास में लैंग्वेज है, and with language what we do, we can communicate with each other. With language what we can do, we can communicate with each other. Okay, तो next is what, हमारे पास लैंग्वेज है और लैंग्वेज के बेसिस पर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं जो कि बाकी लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू हम अपनी बातों को रख सकते हैं, हम अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो काम बाकी एनिमल्स नहीं कर सकते, राइट। सो दैट्स व्हाई ह्यूमन बीइंग्स आर द सुपीरियर, राइट। तो हम लोग सबसे सुपीरियर है। तो आई होप कि इतना पॉइंट तो आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब जब हम ह्यूमन बीइंग है, हम किसी भी काम को बिना कोई रीजन के नहीं करते हैं, और जो भी हम करते हैं उसमें हमारे पास में क्या कैपेसिटी है, उसमें हमारे पास में कैपेसिटी है कि हम अपनी बातों को रिफ्लेक्ट कर सके, हम अपने थॉट्स को रिफ्लेक्ट कर सके। ओके, तो अब चलते हैं फिर पॉलिटिकल थ्योरी में। तो यानी मैंने आपको सिस्टमैटिक ये बताया कि ह्यूमन बीइंग के रूप में हम एकदम यूनिक है। अब जब हम ह्यूमन बीइंग के रूप में यूनिक है तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है ना पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस का ये जो पार्ट है थ्योरी, रियली इट इज वन ऑफ द यूनिक सब्जेक्ट। तो पॉलिटिकल थ्योरी के अपने टू रूट्स है, राइट। Political theory has its roots in the twin aspect of what? Human self. It analyzes certain basic question. हम कुछ जो है बेसिक क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में पढ़ा कि what type of the government do we have in our country? We have a democratic system, right? Parliamentary form of government, कहाँ से हमने क्या लिया, सब कुछ पढ़ा। लेकिन हमें आखिर डेमोक्रेटिक की क्यों चाहिए सिस्टम, क्यों नहीं हम डिक्टेटरशिप में शिफ्ट हो सकते हैं? क्या है प्रॉब्लम डिक्टेटरशिप के साथ में? क्यों डेमोक्रेसी ही वर्ल्ड का बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? और इसके अलावा ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी वर्ल्ड का बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट हम और क्या सोचेंगे कि जैसे अगर आप मान लीजिए जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ फ्रीडम क्या है, तो आप हमेशा उसको कोरिलेट करते हो किसके साथ में, भारत की आजादी की लड़ाई के साथ में। लेकिन क्या भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाना ही जस्ट ओनली द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, राइट? तब इन मीनिंग को अब ब्रॉडर वे में पढ़ना, अंडरस्टैंड करना, पॉलिटिकल थ्योरी यही काम करता है। ये कुछ सर्टेन बेसिक क्वेश्चंस को एनालाइज करने की कोशिश करता है, सच एज हाउ शुड सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज्ड, एक सोसाइटी कैसे बनेगा, व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, हमें आखिर एक गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है, why do we need a constitution, why do we need a government, okay, and what is the best form of government? And just now I discussed with you all that best form of government में the whole world agrees that democracy is the best form of government. Now questions come, why democracy is the best form of government? तो ये क्वेश्चंस के एनालिसिस भी हम कहाँ करते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में करते हैं। नेक्स्ट क्या है, डज लॉ लिमिट आवर फ्रीडम, क्या लॉ बना करके हम लोगों के फ्रीडम को लिमिटेड करते हैं, या लिमिटेशन होना जरूरी है लोगों के फ्रीडम में, हमें ये भी जानना जरूरी है। तो ऐसे
कई सारे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को हम पॉलिटिकल थ्योरी में एक्चुअली पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखिए दैट व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल थ्योरी। सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखिए व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल थ्योरी। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है पॉलिटिकल का, आप फुल फॉर्म लिखिएगा, फुल स्पेलिंग लिखिएगा। ओके, नाउ द कंसेप्ट कमिंग कि आखिर पॉलिटिकल थ्योरी क्या है बच्चों। तो पॉलिटिकल थ्योरी की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी कुछ नहीं, एक सिंपल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल थ्योरी जो कुछ चीजों को एग्जामिन करता है, राइट, जज करता है, उस पर डिस्कशन करता है और उसके बाद कंक्लूजन में आता है। ओके, तो पॉलिटिकल थ्योरी कुछ क्वेश्चंस को स्टडी करता है। ऑफ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन? द टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर एग्जांपल सच एज व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, व्हिच इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस। ये सारे कॉन्सेप्ट इस तरह के ना जाने कितने हजारों क्वेश्चन जो है हम पॉलिटिकल थ्योरी में एग्जामिन करते हैं। तो जब भी आप इसका आंसर लिखोगे दैट व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल थ्योरी, तो आप स्टार्ट कहां से करोगे? पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ऑफ व्हाट? क्वेश्चंस ऑफ सो मेनी डिफरेंट काइंड। फॉर एग्जांपल में आप यहां से 2 या 3 क्वेश्चंस दे दीजिएगा एंड सिस्टमेटिकली थिंक्स अबाउट द वैल्यूज दैट इन्फॉर्म पॉलिटिकल लाइफ। और उसके बाद आप क्या ऐड कीजिएगा? उसके बाद आप ऐड कीजिएगा कि ये क्या करता है, ये ऐसे ना जाने कितने क्वेश्चन को स्टडी करता है और उसके बाद सिस्टमेटिकली सोचता है उसके बारे में अबाउट द वैल्यूज जो हमें पॉलिटिकल लाइफ के बारे में इन्फॉर्म करता है। तो व्हाट इज दिस पॉलिटिकल लाइफ, व्हाट इज दिस सोशल लाइफ? पॉलिटिकल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, सोशल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, इन वैल्यूज को हम कहाँ पर डिस्कस करते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी में। और पॉलिटिकल लाइफ में हमारे लिए कौन से वैल्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं? जैसे कि फ्रीडम। तो अभी मैंने बताया कि फ्रीडम ये कॉन्सेप्ट को हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इक्वालिटी क्या है और जस्टिस क्या है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। सो व्हाट डज पॉलिटिकल थ्योरी डू और व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल थ्योरी? पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ऑफ व्हाट? क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट काइंड। For example, it asks the question, how should society be organized? Why do we need a government? What is the best form of the government? Okay? और इसके साथ साथ ये क्या डिस्कस करता है? Political life से related कुछ values. So what are those values which is related with political life? For example, the concept of freedom, the concept of equality and justice. Okay? And after examining the values, it explain what? Next point आप ऐड कीजिएगा. It explain the meaning and significance of these and other related concept. ठीक है, जब ये इन मीनिंग को एक्सप्लेन करता है उसके बाद ये बताता है कि इन सारी चीजों का इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है. ओके, अब उसके बाद फिर ये क्या करता है? It also clarifies the existing definitions of these concepts by focusing on some major political thinkers of the past and present. तो past और present के political thinkers के कुछ arguments को देकर कि समय के साथ कैसे changes हो रहे हैं. तो जब समय बदल रहा है, सोसाइटी बदल रही है, सिस्टम बदल रहा है, तो क्या लगता है कि जो वैल्यूज पास्ट में जितने इंपॉर्टेंट थे आज के टाइम पे क्या वो खाली उतने ही पॉइंट को लेकर चल रहा है या फिर उससे आगे उसके और भी स्कोप बढ़ते जा रहे हैं? उसे भी हम कहाँ पर डिस्कस करते हैं? इसे भी हम पॉलिटिकल थ्योरी में डिस्कस करते हैं. ओके, एग्जामिन करते हैं. तो इन पॉइंट को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग पॉलिटिकल थ्योरी. ओके, so now what is the objective? Next point आप लिखिएगा, objective of political theory. कि आखिर हमें पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने की जरूरत क्या है? Why do we need to study? आखिर इसका कोई उद्देश्य तो होना चाहिए ना. तो क्यों हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने की जरूरत है? तो पॉलिटिकल थ्योरी स्पेशली याद रखिए, ये हर किसी को पढ़ने की जरूरत है.
इसके लिए जरूरी नहीं है that is only the student of political science need to study political theory. We all are living in this society. हम सब इस सोसाइटी पे रहते हैं और इस सोसाइटी पे रह रहे हैं मतलब we are the part of the political system as well of that particular society. तो उस सोसाइटी में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उस सोसाइटी पे हमारे पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड जो वैल्यूज है ये हम सबको पता होना चाहिए और इसलिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अभी आते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव? इज टू ट्रेन सिटीजन्स, लोगों को ट्रेन करना, जनता को ट्रेन करना। फॉर व्हाट? टू थिंक रैशनली। थिंक रैशनली मतलब एकदम लॉजिकली सोचना। इस चीज को लेकर अबाउट दी पॉलिटिकल क्वेश्चंस कि आज जो अगर कोई पॉलिसी लाई है गवर्नमेंट तो वो क्यों लाई है, किस लिए लाई है, इससे किसका बेनिफिट है, किसका बेनिफिट नहीं है। राइट, जब हम रैशनल सोचेंगे तभी तो हम देश के लिए आगे उसको बढ़ाने के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। तो इसीलिए इट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड स्टडीइंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज टू व्हाट? नंबर 1, to train citizens to think rationally about what? About the political questions, right? And the second one, assess the political events of our time. हमारे टाइम पे जो भी पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं उसको एसेस करने की ताकत होना हमारे अंदर, उसको जज करने की ताकत होना, ना कि बायस होकर के किसी भी डिसीजन में चले जाना। कोई आपको जिस तरह से लेकर जाना चाहे आप उस तरह से चले जाओगे तो फिर आप सही तरीके से काम नहीं कर सकते हो। तो पॉलिटिकल थ्योरी आपको बिना बायस हुए आज के पॉलिटिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की ताकत देता है। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्टिव बिहाइंड स्टडीइंग पॉलिटिकल थ्योरी। तो व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रेन सिटीजन्स फॉर व्हाट? टू थिंक रैशनली, एकदम रैशनली सोचना, बुद्धिमान बुद्धि से सोचना। किसके बारे में सोचना? अपने लाइफ के बारे में नहीं, पॉलिटिकल क्वेश्चंस के बारे में। क्योंकि अगर हम सोसाइटी के बारे में सोचेंगे तब तो अपने लाइफ को भी हम एक बेटर प्लेटफॉर्म दे पाएंगे। राइट, जैसे कि अगर आज के टाइम पे हम एक बेस्ट एग्जांपल बताते हैं आपको, बांग्लादेश में जो क्राइसिस आज के टाइम पे चल रहा है, वहां का जो स्टूडेंट लीडर है ही इज फ्रॉम सोशियोलॉजी एंड ही इज फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड एंड व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट बांग्लादेश, कि बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट जो काम कर रही थी क्या सही काम कर रही थी या काम सही नहीं कर रही थी। तो उन बच्चों ने रैशनली सोचा एंड दैट्स व्हाई दे वेंट फॉर प्रोटेस्ट बिकॉज़ इट इज रिलेटेड विद द लाइफ ऑफ द मिलियंस ऑफ द स्टूडेंट्स and students are the future of the society, but the government making corruption, government doing corruption with the student only, जिसके वजह से स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करना पड़ा एंड अल्टीमेटली द गवर्नमेंट लेट डाउन एंड गवर्नमेंट सरेंडर। ओके, तो ये सारी चीजें हम तभी ना समझेंगे जब हमें कुछ पता होगा सोसाइटी से रिलेटेड, और तभी जब सोसाइटी बेस्ट होगी तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पर, हमारे फ्यूचर जनरेशन पर पड़ेगा और सभी के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी का काम क्या है? to think rationally about what? About the political questions, and second, to assess the political events of our life. Okay? तो आई होप कि इतना पॉइंट तो आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं होगा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। नाउ अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक, व्हाट इज पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स क्या है भाई? तो आप लोग बोलेंगे मैडम पॉलिटिक्स तो वही है जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते हैं, राइट? तो कोई बोलेगा नहीं मैडम हम सभी पॉलिटिक्स करते हैं। तो पॉलिटिक्स डू नॉट हैव एनी सिंगल डेफिनेशन। ओके, पॉलिटिक्स को पहले पॉलिटिकल साइंस के साथ लिया जाता था, लेकिन पॉलिटिक्स इज समथिंग डिफरेंट, पॉलिटिकल साइंस स्टडी समथिंग डिफरेंट। ओके, तो आखिर पॉलिटिक्स क्या है? तो पॉलिटिक्स डू नॉट हैव एनी सिंगल डेफिनेशन, राइट? तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज पॉलिटिक्स, बट पॉलिटिक्स डू नॉट हैव एनी सिंगल डेफिनेशन। डिफरेंट पीपल थिंक पॉलिटिक्स डिफरेंटली। लोगों के लिए पॉलिटिक्स का अलग अलग मीनिंग है, और याद रखिएगा जब हम पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी जब पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो वेरी इंपॉर्टेंट आपको हर वर्ड के जो पॉलिटिकल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी हो गया, जस्टिस हो गया, इन सारे वर्ड के लिए आपको न जाने कितने डेफिनेशन से एनकाउंटर करना पड़ेगा और उनमें से बेस्ट आउटकम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए कोई पर्टिकुलर एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है। लाइक इन मैथमेटिक्स जहां पर एक ट्राइंगल का मतलब 3 एंगल्स होता है, और फिगर हैविंग 3 एंगल इज कॉल्ड अ ट्राइंगल, बट
here we are studying about some broader concept, and what is that? That is our society, that is our political system, और इनसे रिलेटेड वैल्यूज और लाइफ को हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्या एक सिंगल ढांचे में किसी चीज को डालकर हम एक नैरोअर कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से इस कॉन्सेप्ट जो पॉलिटिक्स को हम पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिटिक्स का भी कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है। पॉलिटिक्स को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो हाउ डिफरेंट पीपल और डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल डिफाइन पॉलिटिक्स। नंबर 1, सो पॉलिटिकल लीडर्स एंड पर्सन हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। सबसे पहले कौन? वो लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो लोग जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड करते हैं, उनका क्या कहना है? इट इज अ काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस। उनका ये मानना है इट इज अ काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस। तो पहला ग्रुप कौन है? सो ऑब्वियसली सबसे पहला ग्रुप हम चलेंगे पॉलिटिकल लीडर्स का। वो पॉलिटिकल लीडर्स जो पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करते हैं, जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और हर दिन जो है इसी फील्ड पर काम करते हैं, उनका मानना है कि भाई ये तो पब्लिक सर्विस है, हम तो देश की सेवा कर रहे हैं और देश की सेवा करने के लिए हमें गवर्नमेंट में आना पड़ेगा, और गवर्नमेंट में जो आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं? तो पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू आते हैं। तो यानी जो वो कर रहे हैं वो देश की सेवा है और ये एक पब्लिक सर्विस है। अब देखते हैं दूसरे लोगों का एग्जाम्पल। बट सम अदर एसोसिएट पॉलिटिक्स विद मैनिपुलेशन। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि पॉलिटिक्स इज नॉट एक्चुअली जस्ट अ पब्लिक सर्विस, इट इज अ मैनिपुलेशन। Manipulation and intrigue undertaken to pursue ambition and satisfy wants। कि यानी हम तो ये कहते हैं ना कि यार ये पॉलिटिकल लीडर्स लोग, ये लोग झूठे होते हैं, ये लोग खाली अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं और सत्ता में आ जाने से अपनी मर्जी का काम करते हैं, पैसा बनाते हैं और चले जाते हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। That is called manipulation student। इसी को तो हम मैनिपुलेशन कहते हैं। और इसका मतलब ये है कि लोग पॉलिटिकल पार्टी में आते हैं, उसके बाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, फिर गवर्नमेंट बना देते हैं और बनाने के बाद वो अपनी मर्जी का काम करते हैं। ठीक है, तो एक वो ग्रुप है जो पॉलिटिकल लीडर्स है, उनका मानना है तो समाज की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। वही हम जैसे ना जाने कितने लोगों का ये मानना है कि ये एक मैनिपुलेशन है एंड इंट्रिग्यू अंडरटेकन टू परस्यू एम्बिशन एंड सैटिस्फाई वांट। तो ये हो गया नेक्स्ट ग्रुप कि हम जाते क्यों हैं? हम तो मैनिपुलेट करने के लिए जाते हैं सब, राइट। अब a few things, थर्ड पॉइंट आता है, कुछ और लोगों का मानना है पॉलिटिक्स एज व्हाट पॉलिटिशियंस डू। जो भी पॉलिटिशियंस करते हैं वही तो पॉलिटिक्स है। इफ दे सी पॉलिटिशियन डिफेक्टिंग फ्रॉम पार्टीज मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस, तो ये सारा चीज हम देखते हैं कि वो लोग पॉलिटिशियंस डिफेक्शन करते हैं, यानी एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ करके दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से चले जाते हैं, फिर उसको छोड़ करके फिर वापस उसी पॉलिटिकल पार्टी में चले आते हैं जहां से वो थे, या कई बार छोड़ के जाने के बाद वो वापस नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऐसा चलता रहता है और इन लोगों को लगता है यही तो पॉलिटिक्स है और इनका काम क्या है? फॉल्स प्रॉमिस करना एंड tall claims manipulating what? Tall claims manipulating different section, pursuing personal group interest recklessly and in worst cases stopping to crime। they link politics with scams। और कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स को स्कैम्स के साथ भी जो है अटैच करके देखा है कि इट इज जस्ट अ स्कैम। पॉलिटिकल लीडर्स तो स्कैम ही तो करते हैं, करप्शन ही तो करते हैं, धोखा ही तो करते हैं। ठीक है, तो these are the different meaning given by different sections of group, right? तो different sections of group ने अलग अलग तरीके से हमें पॉलिटिक्स को डिफाइन करके दिया है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? जो लोग पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, उनके लिए पॉलिटिक्स क्या है? एक समाज सेवा है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो हम जैसे साधारण लोग हैं, उनका मानना है, कई साधारण लोगों का ये मानना है कि पॉलिटिकल पार्टी में जो जाते हैं वो तो मैनिपुलेशन करते हैं। कुछ लोग तो इसको और भी वर्स देखते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज में जाते हैं ये पॉलिटिकल लीडर्स डिफेक्शन करते हैं, एक पार्टी को छोड़ करके कल दूसरे पार्टी, अगर उस पार्टी में भी फिर उनकी बात नहीं सुनी तो तीसरे पार्टी, दिन रात तो ये पॉलिटिकल पार्टीज बदलते रहते हैं। जनता से सत्ता में आने के लिए झूठी वादे करते हैं और इससे भी ज्यादा हद हो कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टी में आ गए, जिसमें भी आ गए, तो लास्ट में वो गुंडागर्दी स्कैम करते हैं और यही पॉलिटिक्स है। यानी ये जो लास्ट डेफिनेशन है ये टोटली नेगेटिव है, जहां पर हमने पॉलिटिक्स को पूरी तरह से नेगेटिवली ही देखा है।
और अधिकतर ऐसा होता है, इसलिए लोगों ने इस तरह से देखा है, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए, कि एक साधारण लड़का एक बहुत मेहनत करता है, क्रिकेटर बनना चाहता है और आगे वो क्रिकेट में अपना कैरियर बिल्डअप करना चाहता है। वही एक पैसे वाले घर का लड़का जिसकी बड़ी पहुंच है, बहुत MP MLA कहां तक उसकी पहुंच है ना जाने, वो क्या करता है, वो उतना अच्छा प्लेयर नहीं है। एक साधारण लड़का जो बहुत अच्छा प्लेयर है, उसके पास सोर्सेस नहीं है, और एक बड़ा घर का लड़का, रिच घर का लड़का, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाला, जिसके हाई प्रोफाइल सोर्सेस है, वो क्या कर रहा है, वो चला जा रहा है नेशनल टीम पे। लेकिन वो एक गरीब घर का लड़का जिसके पास टैलेंट है लेकिन सोर्स नहीं, वो बेचारा मशक्कत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वो फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां पर एक वेल्दी पर्सन जो है आसानी से पहुंच गया। तो आखिर ये क्या है? दिस इज वन काइंड ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स। जो लास्ट ग्रुप के लोग इसे डर्टी पॉलिटिक्स कहते हैं, उनके हिसाब से पॉलिटिक्स कभी अच्छा होता ही नहीं है। पॉलिटिक्स में जो जाते हैं वो लोग भी बुरे होते हैं, वो गलत बातें करते हैं, वो झूठे वादे करते हैं, उनको लोगों से बहुत सारी गलत बातों को सुनने की भी आदत करनी पड़ती है, और वो तो स्कैम के ऊपर स्कैम करते हैं, डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये पॉलिटिक्स की डेफिनेशन बेटा कभी भी एक सिंगल लाइन पे खत्म नहीं हो सकती है। देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स एंड डेफिनेशंस गिवन फॉर दैट। ठीक है, तो इतना आपका क्लियर हुआ कि व्हाट इज एक्चुअली पॉलिटिक्स। आई होप कि ये वाला पार्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है ये क्लियर, पॉलिटिक्स क्या है ये क्लियर, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे, एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं, that it is unfortunate that politics has come to be associated with what? Associated with the pursuit of self-interest। खाली सेल्फ इंटरेस्ट से जुड़ा है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं, एक ही बात लोगों का मानना है कि वो अपने नीड और इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए जाते हैं। तो अब ऐसे कंडीशन में एक कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी ने, व्हाट महात्मा गांधी सेड अबाउट पॉलिटिक्स, लिख के रखिएगा, व्हाट महात्मा गांधी जी सेड अबाउट, व्हाट महात्मा गांधी सेड about politics। महात्मा गांधी जी ने पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहा है? So महात्मा गांधी जी once observed that politics envelops us like the coils of a snake and there is no other way out but to wrestle with it। महात्मा गांधी जी का मानना है कि पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स जो है coils of a snake। coils of a snake कैसा है? सांप कुंडली डाल के बैठता है ना, ऐसे। अब मान लीजिए हम एनाकोंडा के जाल में फंस गए, क्या निकल पाएंगे? निकलना तो मुश्किल हो जाएगा ना। कि इसी तरह से सांप के अगर स्नेल में अगर हम घुस गए, बड़े एनाकोंडा, तो पॉलिटिक्स एक तरह से एनाकोंडा के सांप के रूप में दिखाया गया है। अगर हम उसके इस कॉइल में फंस जाएंगे, हम निकल नहीं सकते, बल्कि हमको दिन रात उससे लड़ना पड़ेगा, रेसलिंग मैच करनी पड़ेगी उससे जीत हासिल करने के लिए। ठीक है, तो यही महात्मा गांधी जी ने कहा है। महात्मा गांधी once observed that politics envelops us like what? Like the coils of a snake and there is no other way out but to wrestle with it। ठीक है, and no society, very important, ये भी माना जाता है that no society can exist without some form of political organization एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कोई भी सोसाइटी बिना किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के नहीं रह सकती है। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि सोसाइटी को तो सारी की सारी जनता मिलकर के एक साथ तो नहीं चला सकती है। आखिर इसे चलाने के लिए हमें एक सिस्टम तो चाहिए, और सिस्टम जब चाहिए तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। बिना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए हम इस सिस्टम को तो नहीं चला सकते। तो इसीलिए कोई भी सोसाइटी जो है बिना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के नहीं चल सकती है, और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग लेने के लिए कोई ग्रुप ऑफ पीपल तो होना चाहिए। अब हमें डेली बोलेंगे सुबह उठ करके भारत से रिलेटेड डिसीजन ले लीजिए, पूरी करोड़ों जनता भारत की जो है क्या वो डिसीजन लेने जाएगी? और अगर सोच के देखिए, अगर पूरी करोड़ों जनता डिसीजन लेने जाएगी तो देश का हाल क्या होगा भाई? इसीलिए तो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं ना, और अपने रिप्रेजेंटेटिव को हमने ये अधिकार दिया है कि हमारे बदले आप इस देश का डिसीजन लीजिए।
अब अधिकार तो दे दिया बच्चों, लेकिन क्या अधिकार देने के बाद में ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम चेक करें कि जो अधिकार उनको हमने हमारे बदले दिया है उसका वो सही यूज कर रहे नहीं कर रहे। और जब हम करेक्शन नहीं करते, जब हम चेक नहीं करते, इसीलिए तो गवर्नमेंट भी बुरी हो जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट को ये लगता है जनता का काम तो क्या, एक बार इलेक्शन में वोट दे देना है, उसके बाद घर पे जाके सो जाना है, देश से रिलेटेड डिसीजन हमें ही लेने हैं, जनता को थोड़ी ना बाकी सारी चीजें पता होती है। इसलिए तो आज के टाइम पे पॉलिटिक्स जो है वो गलत हो गई है, पॉलिटिक्स स्कैम से जुड़ गई है। अगर जनता विजिलेंट होगी तो पॉलिटिक्स कभी स्कैम से नहीं जुड़ेगी, ठीक है। तो यानी किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए हमें तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए ताकि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो सके, और वो साधारण आम जनता नहीं कर सकती है, जो उस पर कर सकते हैं उन्हीं को हमें अधिकार देने की जरूरत है। तो a society that wants to sustain itself needs to take into account the multiple needs and interests of its members. तो वो सोसाइटी जो सस्टेन करना चाहती है खुद, उसे क्या करने की जरूरत है, मल्टीपल नीड्स को समझने की जरूरत है कि हमारे देश की जनता की मल्टीपल नीड्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है इसके मेंबर्स के, और उसी के लिए हमें कई सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस बनाने की जरूरत पड़ती है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बनाने की जरूरत पड़ती है, जिसके बेसिस पर हम चलते हैं। तो सोसाइटी शुरू से ही ऐसे ही चलता आ रहा है। अगर हम सोसाइटी के बिगिनिंग से अगर हम बात करें तो जब इस धरती पर ह्यूमन बीइंग आए तो सबसे पहले मनुष्य अकेले था, उसके बाद वो एक से, यानी कि पहले वो सिंगल एंटिटी था, खुद ही रहता था, बाद में लोगों के साथ में मिलकर के और एक दो लोग उसके साथ में जुड़ करके फैमिली बनाया। अब जब इस तरह से कई सारे फैमिली प्लस होते चले गए तो बन गया सोसाइटी। अब सोसाइटी तो बन गया, अब लेकिन इस सोसाइटी से रिलेटेड पॉलिटिकल डिसीजन लेने का काम कौन करेगा? अब इस सोसाइटी से रिलेटेड पॉलिटिकल डिसीजन लेने का काम करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसे हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, और ये इंस्टीट्यूशंस इस पर डिसीजन लेने का काम करता है, ठीक है। और ये क्यों बना? बिकॉज टू फुलफिल आवर नीड्स, हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बने, ना कि अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए बने। क्लियर? तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग का पार्ट था जो मैंने आपको क्लियर किया। अब आगे पढ़ते हैं। तो एज पर दिस, तो हमने जो देखा इसके बेसिस पे कि एक पहले सिंगल पर्सन था, सिंगल पर्सन जब डबल मिल गए तो उसके बाद आगे करके फैमिली बनी, और जब ये फैमिली बनी तो उसके साथ साथ फैमिली प्लस फैमिली होते चले गए, फिर आपका एक सोसाइटी बना, और इसी सोसाइटी से आगे जाकर के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बना, जो क्या देखेगा, जो हमारे लिए डिसीजंस लेगा। बट व्हाट डू यू थिंक, पॉलिटिक्स इज जस्ट कन्फाइंड टू द गवर्नमेंट अफेयर्स? क्या लगता है कि पॉलिटिक्स जो है वो खाली गवर्नमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड है, गवर्नमेंट अफेयर्स से रिलेटेड है? देन द आंसर इज नो। यहाँ एक क्वेश्चन लिखिए, डू यू थिंक that politics is just confined with the government affairs? Do you think that politics is just confined with the government affairs? तो आपको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स खाली गवर्नमेंट अफेयर्स से रिलेटेड है? देन द आंसर इज व्हाट? यू नीड टू स्टार्ट दिस आंसर विद द व्हाट? नो, पॉलिटिक्स is not just confined to the affairs of the government. In fact, what government do is relevant. बल्कि गवर्नमेंट जो करती है वो जरूरी है, करना ही है। बॉर्डर में सिक्योरिटी, राइट, बॉर्डर की सिक्योरिटी गवर्नमेंट ही ना करती है, गवर्नमेंट ही तो सिक्योरिटी फोर्सेस बनवाती है और वही ना हमारे प्रोटेक्शन की काम करती है। हमारे लिए पुलिस प्रोटेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम लाना ये तो जरूरी है ना, और ये सोसाइटी के लिए तो जरूरी है। सो in fact what government do is relevant because it affects the lives of the people in many different ways. गवर्नमेंट जो भी करती है उससे लोगों के लाइफ जो है कई तरह से अफेक्ट होते हैं। अगर गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को ढीला छोड़ दे, न जाने डेली कितने क्राइम्स होंगे,
ठीक है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन रब कर दिया, अगर आपको लिखना नहीं हुआ होगा अब बैक जा करके एक बार क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ओके, तो in fact what government do is relevant because it affect the lives of the people in many different ways. ठीक है, we see that government determine our economic policy. गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को डिजाइन करता है, गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन करता है और गवर्नमेंट एजुकेशनल पॉलिसी को भी डिजाइन करता है। And why do we need these policies? Because these policies can help to improve the lives of the people. लोगों के लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है भाई। हम फॉरेन रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, दो देशों के साथ में ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, तो जाकर हमारे देश को बेनिफिट मिलता है। हम सोचेंगे पूरी दुनिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके आइसोलेशन में रख लें तो कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता है बच्चों। इसीलिए हमें फॉरेन रिलेशन स्टैब्लिश करना, हम दुनिया से कट के नहीं रह सकते, राइट, हमें दुनिया से जुड़कर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, हमारे देश की इकोनॉमिक पॉलिसी, कि देश के अंदर में इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे होगी, देश में जो गरीब है उनको क्या बेनिफिट मिलना है, जो बिजनेस क्लास है उनको क्या बेनिफिट मिलना है, जो स्टूडेंट है उनको किस तरह से इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगे, इसके लिए तो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना जरूरी है। क्लियर, इकोनॉमिक पॉलिसी। अब देश में बच्चे कैसे पढ़कर आगे बढ़ेंगे तो एजुकेशनल पॉलिसीज भी तो जरूरी है। तो ये सारी पॉलिसीज हम सबके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज इट इम्प्रूव्स आवर लाइव्स। ओके, बट एन इनएफिशिएंट और करप्ट गवर्नमेंट। लेकिन अब हमारा देखने का काम है कि जो पॉलिसी बनी है वो अच्छी है कि बुरी है। अगर मान लो कि पहले की गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिसीज बनाई है और अब जो गवर्नमेंट आ गई, अगर उसको हमने मान लीजिए, ऐसा होता है कई बार कि जनता अवेयर नहीं होती है, वो कई सारे ऐसे लीडर्स को चुन करके भेज देती है जो एफिशिएंट नहीं होते। तो ये देखने का काम हमारा है कि आखिर कोई जो गवर्नमेंट जो अब आई है वो कहीं करप्ट गवर्नमेंट तो नहीं है, और अगर करप्ट गवर्नमेंट होगी कैन ऑल्सो एंडेंजर पीपल्स लाइफ एंड सिक्योरिटी। ठीक है, सो इफ द गवर्नमेंट इन पावर allows for what? Allows any conflict to become violent, market close down and schools are shut down. तो ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना कि कौन सी गवर्नमेंट जो है वो शांति चाहता है, वो किस तरह के सिस्टम को लेकर चलना चाहता है, या गवर्नमेंट खुद ही किसी एक्टिविटी को वायलेंट टर्न करता है, या गवर्नमेंट खुद ही किसी ऐसी एक्टिविटी को, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को कि दो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई, उस कॉन्फ्लिक्ट को हम शांति पूर्वक बैठा करके शांति से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन एक इनएफिशिएंट गवर्नमेंट ने क्या किया, दोनों कम्युनिटीज के बीच में फूट डालकर शासन करने की सोचा, तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, जो एक छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट थी वो वायलेंट हो जाएगी, राइट, वो एक बॉम्ब के जैसा फटेगा, और जब बॉम्ब के जैसा फटेगा, वायलेंट होगा, तो फिर क्या होगा, अशांति होगी, इनसिक्योरिटी होगी, मार्केट न जाने कितने दिन तक के लिए बंद होगी, स्कूल्स न जाने कितने दिन तक बंद होगी, पूरा सिस्टम कोलैप्स करता चला जाएगा। तो ये भी देखने का काम किसका है, हमने ऑब्वियसली, सरकार बना दिया, लेकिन सोना हमारा काम नहीं होता है। ठीक है, सो वी डिस्टर्ब आवर लाइफ, we cannot buy things that we may need urgently, those who are sick cannot reach the hospital, even the school schedule gets affected, syllabus कंप्लीट नहीं होगा, हालत बहुत बुरी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वही अगर एक अच्छा गवर्नमेंट होगा, अगर वो एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो है अगर पॉलिसीज बनाता है, तो उससे देश भी आगे बढ़ता है, हमारी लाइफ जो है वो भी इम्प्रूव करती है। ठीक है, यानी जो गवर्नमेंट जो डिसीजन लेता है, खाली उनका काम डिसीजन लेना नहीं है, बल्कि क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, और लेने के बाद उसको सोसाइटी पे कैसे इंक्लूड किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और लोगों के लिए वो कितना बेनिफिटेड है ये भी देखना है बेटा। ओके, तो आई होप कि ये पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट अफेयर्स, इट इज मोर देन दैट, ये बहुत वास्ट स्कोप है इसका। ठीक है, तो अब why do we need to take interest in the governmental activities? यहाँ एक क्वेश्चन लिख के रखो, why do we need to
take interest in the government activities. आखिर गवर्नमेंटल एक्टिविटीज में हमें इंटरेस्ट लेने की जरूरत क्यों है? So what is the answer? Answer is that since the action of the government affects us deeply, right? तो अगर गवर्नमेंट का एक्शन हमें डीपली अफेक्ट करता है, then it is definitely we need to take lively interest in what government do. And how do we take interest? कैसे इंटरेस्ट लेंगे? क्या करेंगे? For that we need to form associations and organize campaign to articulate our demands. Next, we negotiate with what? With others and try to shape the goal that the government pursues. And when we disagree with the policies of the government, we protest and organize demonstration to persuade the government to change the existing law. इस तरह से जो है हम गवर्नमेंट के जो अफेयर थे उसमें हम अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं. हम चुप से घर पे नहीं बैठ सकते हैं कि हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना है. भाई पॉलिटिक्स में जाने की जरूरत नहीं है. मैं तो कहती हूँ आज के टाइम पे हम जहाँ भी है वहाँ पॉलिटिक्स है. हर जगह पे आपको पॉलिटिकल एक्टिविटीज मिलेंगे. आप अपने आप को इससे काट के नहीं रख सकते, बल्कि वी ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिक्स. ओके, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिक्स. हम इसे सेपरेटेड कर ही नहीं. क्या लगता है आपको स्कूल के क्लासरूम में पॉलिटिक्स नहीं है हर जगह. आपको कभी ऐसा लगेगा कि वो दोस्त आपके साथ मैनिपुलेशन कर रहा है. एंड व्हाट डज दिस मैनिपुलेशन मीन्स? अगर देखा जाए तो इट इज वन काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, राइट. हम एक ग्रुपिंग कर रहे हैं, हम अपने डिमांड को रेस करने के लिए बात कर रहे हैं. हम कभी प्रिंसिपल्स के पास जा रहे हैं तो कभी कहीं और जा रहे हैं. तो ये ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज एंड दीज एक्टिविटीज इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द पॉलिटिक्स. हर जगह पे पॉलिटिक्स है. ओके, हर जगह पे आपको पॉलिटिक्स मिलेगा. और हम बात कर रहे हैं आज इस मेजर हायर लेवल में पॉलिटिकल एक्टिविटीज की, जिससे देश चलता है, राइट. जिससे देश चलता है और उससे हमारी लाइफ इफेक्ट होती है. तो डेफिनेटली वी नीड टू इंटरैक्ट विद दैट. एंड फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फॉर्म एसोसिएशन. कैंपेन ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है. कैंपेन क्यों ऑर्गेनाइज करेंगे? ताकि हम अपने डिमांड को रेस कर पाए. ठीक है. इसके अलावा नेगोशिएट करें अदर्स के साथ में एंड ट्राई टू सेव द गोल्स ऑफ द गवर्नमेंट परस्यू. ओके, और अगर मान लीजिए वी आर नॉट हैप्पी विद द पॉलिसीज मेड बाय द गवर्नमेंट, देन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू प्रोटेस्ट एंड ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशन. बट दीज डेमोन्स्ट्रेशन, दीज प्रोटेस्ट, दीज कैंपेन्स मस्ट बी नॉन वायलेंट इन नेचर. हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा के थ्रू ही होना चाहिए, ताकि हमारे देश की जो मैंने इम्पोर्टेंट जो हेरिटेज है, हमारे देश की किसी भी स्ट्रक्चर को कोई खतरा नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे एक्टिविटी से, हमारे डेमोन्स्ट्रेशन से किसी की दुकान में आग लग गई, तो क्या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हमने ये काम किया था या फिर कुछ अच्छा करने के लिए किया था? तो अगर किसी को नुकसान पहुंच गया तो अल्टीमेटली तो वो हमारा भी लॉस होगा. आज एक के दुकान में आग लगेंगे, कल दूसरे के, परसों तीसरे की, तो इससे लॉस हमारा होगा. और जो करप्टेड लोग होते हैं वो इन सारी चीजों को देख करके बहुत ही मजा लेते हैं. ओके, तो क्लियर हुआ इतना पॉइंट आप लोग को कि हमें आखिर क्यों गवर्नमेंटल एक्टिविटीज में इंटरफेयर करने की जरूरत है. ठीक है, तो अब आते हैं टू सम अप समरी ऑफ पॉलिटिक्स. ऑलरेडी पॉलिटिक्स का डेफिनेशन हमने कर लिया, लेकिन एक समरी पार्ट पढ़ेंगे. पॉलिटिक्स अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंशिएट रीजन ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड डिजायरेबल फॉर अस. पॉलिटिक्स एक्चुअली आया कहाँ से है? पॉलिटिक्स आया है क्योंकि हमारे पास डिफरेंट रीजन है. कुछ लोगों का ये मानना है कि क्या डिजायरेबल भी रीजन है, क्या जस्ट रीजन है, और उसे हम कैसे लेकर के आएंगे अपने लिए, ये जानना भी हमें जरूरी होता है. ठीक है. And it involves the multiple negotiations that go on in society through which collective decisions are made. तो मल्टीपल नेगोशिएशन और उसके बाद भी जाकर के आपके एक पर्टिकुलर कलेक्टिव डिसीजन पर हम पहुंचते हैं. ओके, तो आई होप कि आपको व्हाट इज पॉलिटिक्स वाला पार्ट क्लियर. महात्मा गांधी ने पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहा, क्या पॉलिटिक्स जो है दिस इज जस्ट ओनली एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट अफेयर्स और नॉट. तो ये तीन पार्ट क्लियर. अब हम बढ़ते हैं आगे. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दैट व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी. तो ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया कि पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं.
पॉलिटिकल थ्योरी में हम कई सारे पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड वैल्यूज, उसके मीनिंग, उसके कॉन्सेप्ट, उसके ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, किस तरह से उसको हमें सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करना है, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए अब इस टॉपिक के थ्रू देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर हम बात करें अबाउट दी कॉन्सेप्ट, जैसे कि फ्रीडम, भारत को आजादी चाहिए अंग्रेजों से, तो ये फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो आपने वो स्लोगन सुना है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। फ्रॉम वेयर दिस स्लोगन कम्स? These slogans come from very far back, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहां लोगों ने बोला कि हमें उस डेस्पोटिक रूलर से आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, हम अपना डिसीजन खुद लेंगे, हमारे ऊपर जो हार्श टैक्सेस इंपोज किए जा रहे हैं ये टैक्सेस नहीं चलेंगे, जो भी होना चाहिए वो जस्ट होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, फ्रैटर्निटी, अपनी जमीन से हम जुड़े हैं, भातृत्व की भावना होनी चाहिए, हम सब एक दूसरे के साथ में भाई भाई के जैसा बिहेव करें, ना कि बड़ा और छोटा के रूप में बिहेव करें। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्सेप्ट। तो क्या लगता है ये कॉन्सेप्ट एक दिन में आया? क्या आज जिस जगह पे हम खड़े हैं, जहां हमारे पास में 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए हैं, वो सब एक दिन में आया? नहीं स्टूडेंट, ये एक दिन में नहीं आया है, बल्कि इस पर रेगुलर जो है कई सारे डॉक्यूमेंट्स जो है बने हैं, टाइम के साथ उस पे कई सारे चेंजेस हुए हैं, जिस पर हमारे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स लोगों ने बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया। एंशिएंट पीरियड से लेकर के आज तक हम सभी के इनको जो है इनके बेसिस पर ही हम इन सब पे आते हैं। सो द डॉक्यूमेंट दैट जस्ट नॉट बिल्ड, अगर हम बात करें ऐसे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स एंशिएंट पीरियड में, कौटिल्य, एरिस्टोटल टू जीन जैक्विस रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये वो सारे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने इन कॉन्सेप्ट पर बहुत मेहनत किया है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज फ्रीडम, व्हाट इज इक्वालिटी। ठीक है, क्यों चाहिए? तो ये वो फिलोसोफर्स है, वो हमारे डिबेटर्स है जिन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट में जान फूंकी है, जिन्होंने उस टाइम से ही डिस्कशन शुरू किया है। तो कौटिल्य, एरिस्टोटल, जीन जैक्विस रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और अगर हम बात करें अबाउट द 5th सेंचुरी फिलोसोफर, तो लिख के रखिएगा नेम ऑफ द 5th सेंचुरी फिलोसोफर, नेम ऑफ द 5th सेंचुरी पॉलिटिकल फिलोसोफर्स। तो कौन कौन आते हैं? वो है आपके प्लेटो एंड एरिस्टोटल। इन लोगों ने 5th सेंचुरी बीसी में, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी मैंने बीसी ऐड नहीं किया, आप ऐड कीजिएगा, यानी कि बिफोर क्राइस्ट प्लेटो और एरिस्टोटल ने अपने स्टूडेंट के साथ में डिस्कस किया। सोच सकते हैं आप, बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट एरिस्टोटल और प्लेटो जैसे ऐसे साइंटिस्ट थे, ऐसे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स थे जिन्होंने अपने स्टूडेंट से उस जमाने में डिस्कस किया विच इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इस पर आज भी हम बात करते हैं that monarchy or a democracy which is better। और इन्होंने 5th सेंचुरी बीसी पे इस पर बात किया है कि मोनार्की बेटर है कि डेमोक्रेसी बेटर है। एंड ऑब्वियसली आज भी हम डेमोक्रेसी को बेस्ट मानते हैं और तब भी इन लोगों ने डेमोक्रेसी को बेस्ट माना। इन मॉडर्न टाइम्स रूसो फर्स्ट आर्ग्यू, लिख के रखिएगा क्वेश्चन, इन मॉडर्न टाइम हु फर्स्ट आर्ग्यू फॉर फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमन काइंड। ओके, मॉडर्न टाइम्स में कौन सा ऐसे पॉलिटिकल फिलोसोफर है जिन्होंने सबसे पहले आर्ग्यू किया है फॉर व्हाट? फॉर फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन काइंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न टाइम में किस पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ने ये आर्ग्यू किया है कि फ्रीडम इज व्हाट? फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, नाउ नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? व्हाट कार्ल मार्क्स सेड? So Karl Marx said about equality, उन्होंने आर्ग्यू किया है, उन्होंने अपना आर्गुमेंट दिया है that equality was as crucial as freedom। जितना आजादी जरूरत है, आजादी के साथ साथ इक्वलिटी भी तो चाहिए। आजादी तो मिल गई लेकिन इक्वलिटी नहीं है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन है, कहीं रिलीजियस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन है, तो फिर वो सोसाइटी आगे कैसे बढ़ेगी? फ्रीडम तो चाहिए,
कि हम अपना डिसीजन ले पाए, हमें क्या करना है, नहीं करना है, कौन सा गवर्नमेंट अच्छा होगा, देश हमें कैसे चलाना है, ये फ्रीडम तो चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इक्वलिटी भी तो चाहिए। सोच कर देखिए कि आजादी के पहले जो इनइक्वल सोसाइटी थी वो अच्छी थी, आज की वो सोसाइटी जो इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है वो अच्छी है। तो डेफिनेटली आपका आंसर आज से होगा कि दैट मैम टुडे इज द बेस्ट, क्योंकि आज हम एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, एंड बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग दैट्स व्हाई वी आर इक्वल। By born we are equal, by birth we are equal. But before independence this was not possible, my student. आजादी के पहले ये पॉसिबल नहीं था कि हर कोई एक बराबर है, क्लियर? तो इसलिए कार्ल मार्क्स ने ये कहा है कि जितना फ्रीडम इंपॉर्टेंट है उतना ही आपके लिए इक्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आते हैं महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है, द मीनिंग ऑफ जेन्युइन फ्रीडम और स्वराज, उनके बुक हिंद स्वराज में उन्होंने डिस्कस किया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है that the scheduled caste must be considered a minority and as such must receive special protection, क्योंकि आजादी के पहले इन शेड्यूल कास्ट के साथ जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन था, हमें आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था, ठीक है? तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को, फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को, इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को, रिलीजियस इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर ऐड किया गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के पार्ट में ऐड किया गया है, फंडामेंटल राइट्स के पार्ट में एंटर किया गया है, पार्ट 3 में इंटर किया गया है। वही गांधीयन प्रिंसिपल्स को पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, which is deals with directive principles of state policy. ओके, तो ये पॉइंट आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा। तो अब लिखिए फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी के फीचर्स क्या है? तो नंबर 1 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, दैट पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशन। उन आइडियाज और प्रिंसिपल से डील करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हेल्प करता है, जो गवर्नमेंट को फॉर्म करने में हेल्प करता है, और जो सोशल लाइफ को सिस्टमैटिक मैनर में लाने के लिए डील करता है। दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट इज सेकेंड फीचर, इट क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड सो ऑन। इन सारे कॉन्सेप्ट के मीनिंग को वो क्लियर करता है, कौन? पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट, इट प्रूव्स द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स सच एज रूल ऑफ लॉ। ये बताता है कि हमें रूल ऑफ लॉ क्यों चाहिए। रूल ऑफ लॉ मीन्स एवरीबडी इज इक्वल एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ, एज पर लॉ, यानी जो भी काम करेंगे हम लॉ के बेसिस पर काम करेंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सभी बराबर होंगे। सेपरेशन ऑफ पावर्स, पावर्स का सेपरेशन होगा, ये नहीं कि किसी एक के हाथों में पूरा का पूरा पावर का कंसंट्रेशन कर देंगे। जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, नेक्स्ट एटसेट्रा। ओके, तो ये सारी चीजों का सिग्निफिकेंस, व्हाई डू वी नीड ऑल दीज थिंग्स इन सोसाइटी, और ये सब कैसे करता है? दिस इज डन बाय एग्जामिनिंग द आर्गुमेंट। हाँ, आखिर पॉलिटिकल थ्योरी इन सारी चीजों को इतने एक्सप्लिसिटली कैसे बताता है? तो भाई एग्जामिन करता है। किन चीजों को एग्जामिन करता है? आर्गुमेंट्स को एग्जामिन करता है जो डिफरेंट थिंकर्स ने समय के साथ दिए हैं। तो रूसो और मार्क्स और गांधी डिड नॉट बिकम पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिशियंस नहीं थे, बट देयर आइडियाज इन्फ्लुएंस जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस एवरीवेयर। They are also contemporary thinkers who draw upon them to defend the freedom or democracy in our time. ठीक है, तो ये उन लोगों के बारे में। तो these are the 3 features. Okay, these are the 3 features of political theory. तो पहला क्या है? It deals with the ideas and principles. Which ideas and principles? Those ideas and principles that shape the constitution, that tells us how to form a government, that tells us that how to establish a social life in a systematic manner. Next, ये मीनिंग को क्लैरिफाई करता है। किन चीजों के मीनिंग को क्लैरिफाई करता है?
फ्रीडम के मीनिंग को क्लैरिफाई करता है, आपके इक्वलिटी के मीनिंग को क्लैरिफाई करता है, जस्टिस के मीनिंग को क्लैरिफाई करता है। इस तरह कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करता है। ये बताता है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, following the principle of judicial review, etc. And all these things are done by what? All these things are done fully by examining the arguments. Which arguments? The arguments which were advanced by the different political philosophers from ancient period to till now. Okay? So I hope this part is clear. Okay? अब बात आती है कि भाई हमने तो फ्रीडम के बारे में, मैम अब तो हमें आजादी मिल गई है, मैम हमारे फंडामेंटल राइट्स में तो इक्वलिटी है ना, इक्वलिटी है, हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हम तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की भी बात करते हैं, तो फिर आज हमें इन चीजों पर डिस्कशन करने की क्या कोई जरूरत है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है, हैव वी नॉट ऑलरेडी अचीव फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी? Then what is the relevance of discussing all these things now? तो स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, रियली ये सही है कि हमने अचीव कर लिया, बट एवरी डे समय के साथ सोसाइटी भी तो बदल रही है, और जब सोसाइटी बदल रही है, लोगों के नीड बदल रहे हैं, ना जाने कितने अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हमारे पास हर दिन आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब नए प्रॉब्लम्स आते हैं, तो पुराना जो हमने तैयार करके रखा था वहां तो हमने सोचा नहीं कि भाई ये भी हो सकता है, या ऐसा होगा या वैसा होगा। तब ऐसे कंडीशन में हमें समय के साथ इन चीजों को समझने की जरूरत है। While India is free and independent, questions regarding freedom and equality have not ceased to crop up. Why? Because issues concerning freedom, equality, democracy arise in many areas of social life, and they are being implemented in different sectors at different places. For instance, equality may exist in the political sphere in the form of equal right. It may not exist in the same extent in the economic or social sphere. अब आप बताइए, क्या भारत में इकोनॉमिक बेसिस पर हम कह सकते हैं यस देयर इज एन इकोनॉमिक इक्वालिटी इन आवर कंट्री, हर किसी का पेमेंट एक बराबर है? हम क्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं ना। तो यानी हमें इक्वालिटी पर अभी बात करने की जरूरत है, हमें आगे इससे रिलेटेड स्पेयर्स को देखने की जरूरत है। सोशल लाइफ में भी आपको हर कोई बराबर नहीं मिलेगा, हर किसी के घर पे एक बराबर एक रेट की कार नहीं है या एक रेट का बाइक नहीं है। कई घर ऐसे भी है जहाँ पर 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है आज के टाइम पर भी। तो फिर हम कैसे बोले कि इक्वालिटी सच में है? इक्वालिटी खाली देखने के लिए आपको वोट के टाइम पे मिलेगा कि जब हम इलेक्शन के बूथ के सामने में लाइन लगा के खड़े हैं, चाहे वो बड़ा पैसे वाला हो चाहे वो गरीब हो, हर कोई इलेक्शन के लिए लाइन पे खड़ा है वोट करने के लिए। तो इसका मतलब वी गेट ओनली पॉलिटिकल इक्वालिटी, राइट? हमारे पास खाली पॉलिटिकल इक्वालिटी है, अभी सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी अचीव करना बाकी है। आज के टाइम पे हमारी न्यू जनरेशन इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयड है कि हम सोच नहीं सकते, और जब जनता न्यू जनरेशन अनएम्प्लॉयड होगी तो फिर इकोनॉमिक इक्वालिटी कैसे होगी? कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास में पूरे देश के आधे से ज्यादा जनता की संपत्ति अगर होगी, उससे ज्यादा इनकम होगा, तो फिर इक्वालिटी कैसे होगी? नहीं है ना इक्वालिटी। तो इसलिए आज भी इन कॉन्सेप्ट को पढ़ने की जरूरत है। Peoples may enjoy equal political right, but still be discriminated on what ground? Against socially, because their caste or poverty. ठीक है, गरीबी के बेसिस पर हम बोलते हैं अरे गरीब है, उसको यहाँ पर अंदर मत आने देना, वो अच्छे कपड़े नहीं पहना है। हम ये भी आज के टाइम तो जज करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लोग जज करते हैं। इसीलिए तो स्कूल में यूनिफॉर्म सिस्टम है। क्यों यूनिफॉर्म सिस्टम? ताकि सब एक बराबर दिखे, क्योंकि स्कूल तो कोई आपका फैशन शो का जगह नहीं है, या रिच और पुअर के बीच का रास्ता आपको ऑब्जर्व करने का तो जगह नहीं है। जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और हर घर से बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो बेटर होगा एक यूनिफॉर्म सिस्टम रखे और उस यूनिफॉर्म को पहनकर सब जाए, तो ताकि सब इक्वल दिखे। लेकिन देश में तो ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। देश में जिसके पास जितना पैसा है वो उसी के हिसाब से लाइफ स्टाइल जीता है। तो फिर इक्वालिटी खाली एक पॉलिटिकल फील्ड में देखने के लिए मिलती है, रियल लाइफ में आपको इक्वालिटी नहीं मिलेगी।
So some people may have a privileged place in society while others are deprived even of basic necessities. जैसे मैंने बोला, आज भी कई ऐसे घर हैं जहाँ पर 2 वक्त की रोटी नहीं होती है, ठीक है। Some are able to achieve whatever goals they set for themselves, while many are unable to even go to school so that they can have decent jobs. आज भी कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, जबकि हमने राइट टू एजुकेशन RTE के अंदर में 6 to 14 इयर्स के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी किया हुआ है। इसके बावजूद 100% लिटरेसी रेट हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं। कई सारी लड़कियां आज भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। हाँ, लेकिन RTE की वजह से इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, ये हम मानेंगे, लेकिन 100% अचीवमेंट नहीं हुआ है। तो जब तक 100% अचीवमेंट नहीं है तो फिर हम कैसे माने कि हमारे देश में इक्वालिटी है, राइट? तो इसलिए आज भी इक्वालिटी के ऊपर डिस्कशन करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंडली, दो फ्रीडम इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हर टाइम हम नए नए तरीके से प्रॉब्लम फेस करते हैं। दिस इज अ बिट लाइक प्लेइंग अ गेम, एज वी प्ले चेस और क्रिकेट वी लर्न हाउ टू इंटरप्रेट द रूल। In the process, we discover new and broader meaning of the game itself. Similarly, the fundamental rights guaranteed in our Constitution are continually being reinterpreted in response to new circumstances. Freedom की हम बात करते हैं, लेकिन आप देखिए, एक बार आप अगर किसी गवर्नमेंट के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल दीजिए, बस गए आपको, अरे ये तो देशद्रोही है, इसने सरकार से गलत सवाल पूछ लिया। तो भाई हम अगर सरकार से सवाल ना पूछे तो किससे सवाल पूछेंगे? किसी और से, क्योंकि देश चलाने की जिम्मेदारी तो हमने उनको दी है। तो देश चलाने की जिम्मेदारी अगर हमने गवर्नमेंट को दी है तो हम क्वेश्चन किससे पूछेंगे? क्वेश्चन भी उसी गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स है जिनको हमने चुनकर भेजा है उसी से ना पूछेंगे। लेकिन उनके हिसाब से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन रहा जो उनको लग रहा है सही नहीं है, वो आपको बोलेंगे नहीं सही नहीं है, बल्कि आपको फिर बोलेंगे कि सेडिशन एक्ट लगा दो। तो फिर आजादी कहाँ है? तो ऐसे कंडीशन में हमारी आजादी तो खत्म हो जाती है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम मेंशन है, लेकिन रियल लाइफ में जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स है, कई ऐसे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स है जहां पर आज भी डिस्कशन करने की जरूरत है कि अगर अंग्रेज चले गए तो फिर सेडिशन एक्ट की क्या जरूरत है भारत में, राइट? क्या सेडिशन एक्ट की लिमिटेशन सही होने चाहिए? ठीक है। थर्डली, क्यों हमें जानने की जरूरत है आज भी फ्रीडम इक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट को? थर्डली, एज आवर वर्ल्ड चेंजेस वी मे डिस्कवर न्यू डायमेंशन ऑफ फ्रीडम एज वेल एज न्यू थ्रेट्स टू फ्रीडम। ठीक है, आज के टाइम पे अगर आप न्यूज देखते होंगे तो खासकर आप सुनेंगे, कभी सुन रहे हैं कि व्हाट्सएप शट डाउन हो जाएगा। कई ऐसे यूट्यूबर्स है जो बोल रहे हैं कि हमारे बोलने की आजादी पर पाबंदी लग रही है, हमारे कई सारे वीडियो सर्कुलेट नहीं किए जाते हैं, जनता तक पहुंचने नहीं दिया जाता है, उससे पहले डिलीट कर दिया जाता है। कई सारी ऐसी बातें हैं जो जनता तक नहीं पहुंच पा रही। तो आज भी हमारी आजादी खतरे में है। हाँ, इस बार हमारी आजादी पर खतरा कोई पॉलिटिकल बाउंड्री बाहर से नहीं है, कोई बाहर के देश के लोगों ने हमको अपना गुलाम नहीं बनाया, बल्कि हम अपने सिस्टम में कई बार गुलाम बन जाते हैं। तो ऐसे गुलामी से कैसे मुक्ति मिलेगी, इसको भी तो पढ़ना जरूरी है, जानना जरूरी है। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज मेकिंग इट इजियर फॉर एक्टिविस्ट टू नेटवर्क विद वन अनदर across the world for protecting tribal culture or forest, but it also enable terrorists। ये हमारे पास तो है, लेकिन इसके साथ साथ टेररिस्ट और क्रिमिनल्स को भी तो नेटवर्क मिल रहा है। ठीक है, कई ट्राइबल कम्युनिटीज को आज भी उनकी जगह से हटने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ताकि जो ट्राइबल कम्युनिटीज यानी जो ट्राइब के पास जमीन है उस जमीन को प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया जाए। तो ऐसे में क्या हम गवर्नमेंट के पास अपने वॉइस रेज नहीं करेंगे? वर्ल्ड के ऐसी ना जाने कितनी कंट्रीज है जहाँ जनता जो है उस देश में जो हो रहा है उस बात को किसी दूसरे देश तक नहीं पहुंचा सकते। किस तरह का प्रॉब्लम वो अपने कंट्री में फेस करे वो कभी ना किसी न्यूज रिपोर्ट में बोल सकते हैं, ना यूट्यूब के जरिए बोल सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भारत या वर्ल्ड के ना जाने वैसे कितने कंट्रीज को अभी भी फ्रीडम पर लड़ाई बाकी है। तो ऐसे में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करना हम कैसे बंद कर सकते हैं, जबकि हम नए नए तरीके से इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। ओके, तो ये था तीसरा रीजन। तो एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं कि आखिर क्यों हमें इस कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ने की जरूरत है। तो सबसे पहली बात इसलिए हमें इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने की जरूरत है बिकॉज दिस इशू ऑफ
concerning freedom, equality, democracy arise in many areas of social life and they are being implemented different sector at different phases. अलग अलग तरीके से उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसीलिए आज भी इन कॉन्सेप्ट को पढ़ने की जरूरत है. सेकेंडली, फ्रीडम इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हर समय हम नए नए इंटरप्रिटेशंस देखते हैं, नए नए प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. तो ऐसे कंडीशन में फ्रीडम को हमें समझना, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना, ये भी जरूरी है. थर्डली, एज आवर वर्ल्ड चेंजेस, हम नए डायमेंशन ऑफ फ्रीडम को डिस्कवर कर रहे हैं. साथ ही साथ न्यू थ्रेट्स भी तो हमारे ऊपर आ रहे हैं और ऐसे न्यू थ्रेट से बचने के लिए, ऐसे न्यू थ्रेट से फ्रीडम को बचाना भी तो जरूरी है. इसलिए फ्रीडम फॉर डिस्कशन, इक्वालिटी फॉर डिस्कशन, सेकुलरिज्म फॉर डिस्कशन, जस्टिस फॉर डिस्कशन आज क्या आने वाले ना जाने कितने टाइम तक जरूरी है. ओके, तो आई होप कि जो भी आज के इस वीडियो में डिस्कस हुआ है उतना आपको क्लियर हो गया होगा. तो स्टूडेंट इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझकर नोट्स बनाइए, जरूरत पड़े तो 2 बार देखिए, समझिए, क्योंकि पूरा का पूरा आपका ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है. अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे. तब तक नमस्कार.